आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान साहिल अमीन सलाम जे के प्रोग्राम लेकर। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम में किन किन मुद्दों पर आज बात होगी और कौन कौन सी खबरें हैं जिन पे आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को इस वक्त हम श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रोग्राम में मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे साथी सनम एजाज। बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम जी की। रोज सुबह 8:30 बजे हम श्रीनगर के स्टूडियो से आप तक बराह रास्त पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको दुनिया जहां की खबरों से बाखबर करेंगे और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक बाकी क्या कुछ रहेगा खबरों में वो बताएंगे आपको साहिल अमीन। जी बिल्कुल नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आप तक देश दुनिया की तमाम खबरें और तज्जिया पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ मसाइल इस वक्त है, इंतजामिया, आम लोगों के क्या तो क्या है आज का दिन वो बताएंगे साहिल अमीन। साहिल अमीन आज के दिन के हवाले से बताएंगे और साहिल के अमीन की हवाले से आपको बताते चले कि आज का दिन तारीख के पन्नों पे बहुत सी तारीख लिखा हुआ है। आज का दिन माजी में कैसा था, हाल में कैसा है, कुछ वजूहात की बिना से तकनीकी खराबी की वजह से हम आप तक आज के दिन पर एक नजर हम डालना चाहते थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से हम आप तक नहीं पहुंचाए। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा की सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसराइल और फलस्तीन के बीच जो लगातार 2 माह से जारी मज़ामत है और इसराइल की जानिब से फलस्तीन के कई इलाकों में जो कार्रवाई है उसके बीच दुनिया भर के अंदर लोगों में तशवीश भी पाई जा रही है और सबकी नजरें फलस्तीन और गाजा पर है। लेकिन आज की सूरत हाल क्या कुछ है, हमास क्या कुछ कह रहा है और इसराइल की जानिब से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताते चले, गाजा दुनिया का सबसे बड़ा मुसीबत ज़दा इलाका बना हुआ है। तस्वीर दुनिया में बाहर जो निकल के आ रही है, उन तस्वीर के बाद दुनिया पे सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। कल भी सोशल मीडिया पर और इसराइली या फलस्तीनी मीडिया या अरब मीडिया ने कुछ वीडियोज शेयर किए थे। उन वीडियोज में देखा जा रहा था कि फलस्तीन के निहत्ते बच्चे और उसके साथ वहाँ की जो नौजवान पूद है उन्हें परेड कराई जा रही थी और नंगी परेड कराई जा रही थी और बड़ी तादाद में वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका एक परेड किया जा रहा था। और इस परेड में कुल मिला के आपको बताते चले, इस वक्त गाजा की जो सूरत हाल है उसमें मुस्तकिल जो जंगबंदी है उसके हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कागजी कार्रवाई की जा रही है और हमास के कुछ अहदेदारों का ये भी कहना है कि उन 100 से ज़ायद इसराइली यगरबाली हैं उनको आज़ाद कराने के लिए जंगबंदी काफ़ी नहीं होगी। जंगबंदी के लिए उन्हें बहुत सा कुछ करना होगा। और साथ साथ में आपको नाज़रीन बताते चलें, मरने वालों की तादाद 22,000 के आसपास हो चुकी है। उनमें बच्चे हैं, उनमें बाकी जो ख़वातीन हैं, ये सब कुछ है। और इसराइली हमलों में 50,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। गाज़ा में जो इनखला, ख़ासतौर पर जनूबी गाज़ा में और वहाँ पे जो इनखला किया जा रहा है उसके लिए लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से। और ऐसे में हमास ने भी वाज़ा किया है कि मुस्तक़बिल जंगबंदी होनी है तो उसके लिए इसराइल को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा और उसके कब्ज़े से जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया वो भी रिहा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन दुनिया का सबसे बड़ा कज़िया, इस कज़िये में दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। कुछ ताकतें या कुछ ममालिक जो हैं वो एक तरफा जो बात ऐसी करते हैं उसमें जो खाना पूरी की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल यही देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की चौधराहट और उसके साथ साथ इसराइल का कहर, ये 2 चीज़ें हैं जो इस वक्त फ़लस्तीनियों पे, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे पिछले 1 महीने से 17 अक्टूबर से लगातार उन पे जो जुल्म सितम है वो जो खून बहाया जा रहा है। और
ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जब दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। एक तरफ हूती कबीलों का जो लोग हैं उन्होंने रेड सी पे कब्जा कर रखा है और उन्होंने इसराइल का वहाँ से नाक में नकेल कस रखी है। उस बीच में कुछ जिम्मेदारी सऊदी अरब की थी, कुछ अरब ममालिक की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों में ये ममालिक जो है खरा उतरने में नाकाम रहे। लेकिन एक और अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और वो फ़लस्तीन ये देखने को मिल रही है कि वहाँ की लोकल NGOs और बहुत से ममालिक से जो NGOs गए हैं फ़लस्तीन, वहाँ पे उन बच्चों का जो है इस जंग से उनका जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है उसे निकालने के लिए उनने कई तरह के प्रोग्राम रखे हुए हैं। और उन प्रोग्रामों से भी उम्मीद की किरण जाग रही है कि कहीं दुनिया में कुछ लोग हैं जो अभी भी अमन की बात करते हैं और अमन और नाउमीदी के बीच में फ़लस्तीन का कज़िया जो है ये बड़ा कज़िया बना हुआ है। बिल्कुल, फ़लस्तीन के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस सूरत हाल पर हमारी एक नज़र रहती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो फ़लस्तीन की जो इस वक्त की सूरत हाल है और हमास की जानिब से जो सीज़ फायर की बात कही गई है और मुस्तकिल सीज़ फायर की बात कही गई है वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन इसके साथ साथ फ़लस्तीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम वादी कश्मीर पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर की मौसमी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। और खुश्क सर्दी के बीच जहां बालाई इलाकों में छिछरती सर्दी से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे और खासकर शहर श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, धुंध और कोहरे की वजह से यहां पर राहगीरों के साथ साथ गाड़ियों की आवाजाही काफी दुश्वार है। और सुबह सुबह की ये तस्वीर आपको बताएंगे और सुबह सुबह के हालात आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, सुबह सुबह कहर तो है लेकिन सर्दी का कहर है और ख़ास तौर पे जो धुंध है, जो विजिबिलिटी नहीं है, उस विजिबिलिटी के न होने की वजह से गाड़ी चलाना शहर में सुबह सुबह ही, ख़ास तौर पे ये शहर में इस वक्त जो है श्रीनगर शहर में ये धुंध वगैरह जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के और सुबह सुबह गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमने पिछले इस हफ्ते से देखा है कि दिन गुजरने के साथ यानी थोड़ी सी सूरज की रोशनी के साथ ही ये धुंध जो है ये मानद पड़ जाती है। चिल्ले कलान है और चिल्ले कलान में लोगों को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। दफातर में लोग गैस और बिजली वगैरह हीटर वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। शहरों बाज़ारों में जो मज़दूर लोग हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जलाकर गर्मी का इंतज़ाम करते रहते हैं। धुंध छाई रहेगी, 31 दिसंबर तक के जारी रहेगा और 31 दिसंबर तक महकमा मौसमियात ने कल ही बताया था कि थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, वेस्टर्न हल्की सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। और फिर रातों के दर्जरात की बात करें तो -3, -4 के आसपास, -5 के आसपास ये रात का टेम्परेचर रहता है। दिन में कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है और 31 दिसंबर तक, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पहले ही बताया है कि मौसम जो है 31 दिसंबर तक खुश्क ही रहेगा और जब खुश्क मौसम होगा तो फिर ये सर्दी भी ज़्यादा ही बढ़ती रहती है। तो जब तक ना बर्फ़बारी हो, जब तक ना बारिश हो, तब तक ये सब कुछ हमें देखने को मिल सकता है। मौसम की तस्वीर और उन्हीं मौसम की तस्वीर में हमारे साथी फैसल हैं, हमारे दूसरे साथी हैं, हम उनसे बराह रास्त बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है इस वक्त हाल बाहर का। फैसल से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फैसल से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है और देखने की अगर हम बात करेंगे जहां वादी के अंदर मौसमी सूरत हाल हमने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो बिजली की आंख मचोली की जो बातें कही जा रही है और गैर जरूरी कटौती को लेकर लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं पर अगर महकमे की बात करेंगे तो महकमे का मानना है कि लोगों की तरफ से भी कुछ खामियां पाई जा रही है और महकमा इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसे भी वाक़ात रोनमा हुए और सोशल मीडिया पर काफी वीडियोज महकमे की जानिब से मकबूल किए गए जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि लोग भी बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से महकमे पर इजाफी बोझ भी पड़ रहा है। देखिए अमीन, उसमें एक चीज बिजली की जब आपने बात छेड़ दी, जब आपने ये तार छेड़ दिया तो बताना ही पड़ेगा कि हमारी सरकार ने परसों ही पिछले हफ्ते बताया था कि बिजली की क्राइसिस है, कमी है, प्रोडक्शन कम है, कंजप्शन ज्यादा है, उसका हम इलाज करेंगे, तोड़ करेंगे। तोड़ ये होगा कि हम बाहर से बिजली लाएंगे और बाहर से बिजली लाई गई ये बता रही है सरकार, लेकिन ला के कहाँ गई ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, ये ऐसा नहीं है कि लोग खुद गर्ज हैं, लोग अपने गलत इस्तेमाल करें। आपको हीटर जलाना है, आपको उससे कोई इलाज इस वक्त नहीं है। मुतबादिल आपके पास माजी में
फायरवुड हुआ करता था आमतौर पे। अब तो कम से कम शहरों में बिल्कुल फायरवुड नहीं हो, लेकिन मुतबादिल उसका फायरवुड हुआ करता था, वो भी सरकार नहीं दे रही है। उसके बाद आज मुतबादिल क्या आपके पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुतबादिल जब है नहीं तो आपको बिजली इस्तेमाल करनी है, लेकिन सरकार ये साफ नहीं करी है कि हमने बिजली बाहर से लाई है तो कहाँ गई। अगर बिजली लाई है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रही है, ये बहुत बड़ा। क्योंकि जब आपको याद होगा 3 स्टेटमेंट्स मैंने खुद सरकार के पढ़े, उन 3 स्टेटमेंट्स में सरकार ने खुद ही बताया था कि हम यहाँ पे बिजली जो है हम पंजाब से ला रहे हैं, हम नॉर्दर्न ग्रिड से और ला रहे हैं, हम दूसरे जो इवन के उत्तर प्रदेश से उन्होंने बताया कि हम बिजली ला रहे हैं और यहाँ पे जो है। और मुझे बिल्कुल याद है हमारे जो टॉप ब्रॉसेस है वो कुपवारा में तो उन्होंने कहा था कि आपकी बार सरमा में बारिश भी होगी और बिजली भी होगी, दोनों चीज होगी। लेकिन बिजली का ये बहरान है इस वक्त जो कटौती है, कुछ इलाकों में अनशेड्यूल्ड कटौती है, कुछ इलाकों में शेड्यूल्ड कटौती है, ये बहरान सी कैफियत जो है इस वक्त पैदा हुई है ये वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। और इस बिजली बहरान से निपटने के लिए माजी में हम देखते थे कि पापोर का टरबाइन भी चला करता था जब इस तरह की क्राइसिस हो जाती थी। अब की बार पापोर का टरबाइन भी नहीं चल रहा है। और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे खित्तों से, दूसरे इलाकों से शहरों का हाल यह है कि यहाँ हल्की फुल्की ये जो है बिजली मिल जाती है, लेकिन रूरल एरिया से लोग लगातार शिकायत करते हैं कि वहाँ कहीं बिजली नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि कटौती तो है लेकिन प्रोग्राम है, और कटौती पे सिर्फ जाती है आती नहीं है, ये दूसरी बड़ी कहानी है। बिल्कुल सनम, हम बात कर रहे थे वादी कश्मीर के मौसम की और इसके साथ साथ हमने बिजली की बात भी की, लेकिन शहर श्रीनगर की सूरत हाल जो हमने लोगों तक पहुंचाई कि सुबह सुबह किस तरीके के धुंध और कोहरे की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी काफ़ी दुश्वार होती है। और महकमे की जानिब से बार बार ड्राइवर हजरात और ट्रांसपोर्ट हजरात से ये बात कही जा रही है कि वो अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रखें, आहिस्ता ड्राइविंग करें और ठीक तरीके से ड्राइविंग करें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। मौसमी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी फैसल रियाज भी मौजूद है। फैसल, किस तरीके की सूरत हाल है इस वक्त शहर श्रीनगर और गिरदनवा के इलाकों में? देखिए बिल्कुल अमीन, कुछ दिनों से जैसे ही चला कलाम स्टार्ट हुआ है तो कुछ 1-2 दिन तक तो मौसम सूरत हाल जो है ठीक ठाक रही, उतनी ज्यादा सर्दी नहीं रहती थी और फॉग भी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से देखा जा रहा है कि जो मौसम में जो है अचानक तब्दीली आई है और चले कलाम ने जो है अपना रुख है वो दिखा दिया है। सर्दी में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, रात का टेम्परेचर भी लगातार जो है गिर रहा है और उसके साथ साथ जो दिन में धुंध है वो भी काफी ज्यादा होती है, चाहे वो सुबह के अवकाश से लेकर शाम के अवकाश की बात करें। सुबह जैसे धुंध स्टार्ट होते हैं वो फिर 2 बजे तक जो है खत्म हो जाते हैं और उसके साथ ही वह शाम भी जो है धुंध स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी करीबन 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो है थोड़ी बहुत जो है धूप खिलती है प्लेन एरियाज में। हालांकि अगर आप बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी धूप खिली रहती है, लेकिन जो प्लेन एरियाज है, निचले वाले एरियाज है, वहाँ पे काफी ज्यादा जो धूप है वो देखने को मिले, जिसके बाद जो है कारोबारी सरगर्मियों में भी काफी ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि दुकानदार जो है वो काफी ज्यादा लेट फिर दुकानों पे आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं। या ट्रैफिक की में जो दुश्वारियां है वो काफी ज्यादा आती है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है लाइट्स जला के चलना पड़ता है, जिसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हालांकि लगातार इस बात को भी एडवाइस किया गया था कि जैसे आप ड्राइव करें धुंध के दौरान तो अपनी लाइट जो जला के रखें और एहतियात के साथ जो है आप ड्राइव करें क्योंकि एक्सीडेंट हालातों में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल जिस तरह बता रहे थे। लेकिन एक चीज है, ड्राइवरों से हजरात से गुजारिश है और जो भी हमें देख रहे हैं सुबह सुबह, अगर आपको यूजुअली बहुत कम लोग निकलते सड़क पे, लेकिन अगर आप निकल रहे हैं तो ख्याल रखिएगा विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, हम इसमें से बिल्कुल ही कहूँगा। और लेन ड्राइविंग करिएगा। लेन ड्राइविंग मतलब जो है हमारे ड्राइवर हजरात जान गए होंगे, अगर नहीं जानते तो बताता चलूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर अपनी लाइन पे चलें। आप बिल्कुल ओवरटेक ना करें सुबह सुबह, बिल्कुल क्रॉसिंग जो है रेड लाइट जंप ना करें, क्योंकि ये विजिबिलिटी नज़र बिल्कुल 5 फीट की दूरी पे भी नज़र नहीं आता है। तो इस विजिबिलिटी में आपको अपना ख्याल रखना है और ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, पहले जान बचानी है। सुबह सुबह आप सफ़र पे निकले हैं तो जान बचा के निकलिए और इस जान बचाने में जो राह चलते राहगीर होते हैं वो भी ख्याल रखा करें। सुबह सुबह वो भी निकल जाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, वॉक के लिए निकलते हैं या काम के लिए निकलते हैं, तो उन्हें ख्याल रखिएगा कि रोड पे चलते हुए कम से कम पटरी पे चले। अगर पटरी इलाकों में उस रोड पे नहीं है तो थोड़ा सा हट के चले, बीच सड़क पे चलते हो सकता है जब तक आप किसी को नजर आ जाए तब तक गाड़ी आप पे चढ़ गई होगी, तो फिर आप कहेंगे कि उसको, जबकि ये हालात इस वक्त के इस तरह के हैं। तो चढ़ने की बात, एक्सीडेंट की बात है तो एक्सीडेंट रोकने का काम पुलिस का है और पुलिस के हवाले से बड़ा काम, बड़ी खबर हम बताते चलें। हमारे नाजरीन जान गए होंगे, बहुत से लोगों को मालूम भी है,
हमारी पुलिस कभी कभी कुछ अच्छा कर जाती है, तब कहते हैं छाती फूल जाती है खुशी से। अब एक पुलिस के जिम्मेदारान या पुलिस के एहलकारान को आज तक हमने देखा है कि सरकार की जानिब से, चाहे जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो या मरकजी सरकार हो, एनामात से नवाजा गया उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर। लेकिन अब जो खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि मुल्की सतह पर तमाम पुलिस स्टेशनों की एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें 3 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मुल्क के अंदर है, जिनके काम काज से महकमा या मरकजी वजारत दाखिला खुश हुई है। और फहरिस्त में हमारा भी एक पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन भी इन 3 में शामिल है जिनकी कारकर्दगी को सराहा गया है। बिल्कुल अमीन, खुश हुए और सुबह सुबह खुश होना ही था, क्योंकि जब अपनों का नाम आता है तो खुशी मिलती है। और सुबह सुबह ये कल शाम की खबर है, कल शाम को बाज़ाब्ता तौर पे जो बताया गया कि मुल्क में 2023 में जो टॉप पुलिस स्टेशन है, बेस्ट पुलिस स्टेशन है, 3 जो है टॉप 3, उनमें श्रीनगर का थाना शेरगढ़ी है। थाना शेरगढ़ी के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे कहाँ पे वाक़या है, और थाना शेरगढ़ी को मुल्क के 3 टॉप पुलिस स्टेशनों में जो टॉप स्थान मिला है, टॉप जगह मिली है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 5 जनवरी को राजस्थान में जब तकरीब होगी तो तब वो जम्मू कश्मीर पुलिस के इस पुलिस स्टेशन को बाज़ाब्ता तौर पे अवार्ड इनाम से नवाजेंगे। और जम्मू कश्मीर के इस पुलिस स्टेशन के SHO, अंग्रेजी में जिसे स्टेशन हाउस अफसर कहते हैं, उसको हिदायत की गई है कि वो आए और अवार्ड हासिल करे। जब पुलिस कहीं करती है, कुछ अच्छा करती है तो दिल बहुत खुश होता है, और जब कहीं अच्छी खबर पुलिस के बारे में नहीं आती है तो दिल बहुत दुखता भी है। ये यकीनन जानिए, अपने उन पुलिस के जवानों को, पुलिस के अफसरान को बताते चलें कि जब अच्छा करती है पुलिस तो बहुत दिल खुश होता है, और जब कहीं नाम होता है तो लगता है कि अपना नाम आया है, मेरा नाम आया है। लेकिन जब कहीं पे भी इनके हवाले से अच्छी खबर नहीं आती है, पुलिस के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस में ये है कि दोनों तरह के लोग हैं, अच्छी तादाद 99% अच्छे पुलिस के लोग हैं, लेकिन 1% जो है काली बेड़े जिन्हें कहा जाता है, वो काली बेड़े ना इस पुलिस के सारे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर देती हैं। तो पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि काली बेड़ों को थोड़ा सा बाहर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा एक गुजारिश, आम तौर पे लोग कहते हैं कि पुलिस थाने जाना, उनको अगर कभी पुलिस थाने जाने पर है तो यूं लगता है शायद उन्हें जेल ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बिहेवियर होता है वो सही नहीं होता है। तो थोड़ा सा अगर हंस के बात कर ली जाए किसी से, कोई मजबूर वहाँ पे आता है, कोई काम से आता है, अगर उससे इज्जत से बात की जाए तो क्या जाएगा। आपका बुजुर्ग, आप भी इसी सोसाइटी के हैं, तो थोड़ी सी मिन्नत है, हिम्मत। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी बात करेंगे। और कल की बात अगर हम करेंगे तो कल जम्मू में काफ़ी सारे तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिनमें LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। अगर हम बात करेंगे पर्पल फेस्टिवल की, जो 2 दिन तक रहेगा, उसमें LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। और उसके साथ साथ जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों के एक तकरीब के में भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन उसके साथ अगर हम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कल एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के अलावा LG मनोज सिन्हा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के अलावा तलबा ने भी शिरकत की। और यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की बात कही गई, वहीं पर सनम मयारी तालीम को भी यहाँ पर तरजीह दी गई। देखिए, बिल्कुल कल की जो तकरीब थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, और वैष्णो देवी का कन्वोकेशन था, ईयरली 9th कन्वोकेशन था, सालाना कन्वोकेशन था। और इस कन्वोकेशन में आपने जिस तरह बताया, धर्मेंद्र प्रधान जो मरकजी वजीर थे, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थी। तकरीब में साफ जाहिर है, बच्चों की जब बात आती है तो बच्चे फ्यूचर हैं, और उस बच्चों को फ्यूचर की बात जब की जाती है तो कल की इस तकरीब के दौरान उन बच्चों को याद किया गया, उन बच्चों की जो एक्मेटाइजेशन है वो की गई। लेकिन ओवरऑल तालीम के निज़ाम पे जो नई पॉलिसी है उस निज़ाम पे फोकस देने की बात भी की गई। और पर्पल की बात की इसने अमीन साहब ने। साथ साथ में आपको बता दूं, चलो कल जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जिस्मानी तौर पे जो माजूर अफराद हैं या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर जिन्हें आप कहा जाता है, उन अफराद के तय भी मनोज सिन्हा ने बताया कि सरकारी सतह पर इकदाम उठाए गए हैं और हक जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल सनम, अगर हम बात करेंगे LG मनोज सिन्हा की, जिस तरीके से मैंने कहा कि कल बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया गया जम्मू के अंदर, इससे पहले कि आप तक वो खबर पहुंचाएंगे जो जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, और वहां पर LG मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर LG मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
इस वर्ष यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल की लिस्ट में हमारी बच्चियों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कई बार दीक्षांत समारोह मन में मिला जुला भाव लेकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए एक खुशी का भी मौका है और कई बार मैं देखता हूं कि कई स्टूडेंट्स बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश करेंगे उन्हें अपार संभावनाओं की खुशी होगी, लेकिन कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त आपके जाने पहचाने मेंटर्स, टीचर्स या मित्रों का साथ नहीं होगा तो इसके कारण नर्वसनेस भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से आपने जो स्किल्स, जो अनुभव हासिल किए हैं वो सभी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे तथा भविष्य में आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मैं मानता हूं कि जीवन का कर्म पथ दर्पण की भांति होता है। इस पथ पर एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी का साक्षात करने का माध्यम भी बन जाता है। जिस दिन कर्म पथ पर आप स्वयं से साक्षात करेंगे उस दिन एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके कैरियर की पूरी यात्रा खोज का एक अवसर बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स उच्चतर शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे। कैंपस से बनते बात कर रहे थे कल कन्वोकेशन जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बात कही, उन्होंने खासकर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया और जोर दिया कि तलबा को आगे जाने के लिए इंतजामिया को भी रास्ता हमवार करना होगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ साथ बात करेंगे दोबारा वादी कश्मीर की, और वादी कश्मीर के अस्पतालों की बात जब आती है तो सबसे पहले बात सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और SMHS श्रीनगर की बात आ जाती है। और आज हम प्रोग्राम में श्रीनगर के SMHS की बात करेंगे और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट से न सिर्फ तशवीश पैदा होती है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े अस्पताल की जब हालत और सूरत हाल ये होगी तो गांव देहात के अंदर जो PHC सेंटर काम कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल काम कर रहे हैं तो उनकी सूरत हाल किस कदर बेहतर हो सकती है। देखिए, जब अस्पतालों की बात करें तो जरा मैं अपने नाज़रीन को अभी खबर एक दे देता हूं। वो ख्याल रखिएगा, हॉस्पिटल आप जा रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जम्मू में भी पॉजिटिव एक केस अब आ गया है। मैं एक खबर सा इदारा PTI उसके हवाले से आपको कोट कर रहा हूं कि जम्मू में आज एक केस को अभी कुछ देर पहले कोविड का एक केस पॉजिटिव पाया जा चुका है। तो जब भी आप किसी भी जगह जाएंगे तो ख्याल रखिएगा कि आप फिजिकल डिस्टेंस यानी 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो मेरे साथी साहिल अमीन बात करे थे श्रीनगर के अस्पतालों की। अगर SMH अस्पताल का हाल अहवाल बताते चले तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अमवात जो है अगर 3 लाख से जायद इस साल के दौरान पेशेंट वहाँ से मुस्तफ़ीद होके इलाज होके उनका इलाज किया जाए वो जा चुके हैं, लेकिन 3000 से जायद की मौत भी हुई है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा सवाल है कि श्रीनगर का SMH अस्पताल जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जहां पे मैन एंड मशीनरी है, तो क्या वजह हो गई। और अगर ये श्रीनगर में इस बड़े अस्पताल में हुआ है, यहाँ पे आम लोग इस पे बात नहीं करते कि अगर दुनिया के किसी डेवलप्ड मुल्क में हुआ होता तो वहाँ सरकार हिल गई होती, सरकार बदल गई होती। आए रोज की खबरें जो हमारे श्रीनगर के SMH अस्पताल की वो अच्छी नहीं आती, उसके हवाले से सब लोग जानते हैं। अब बताना भी लोगों को मुश्किल हो जाता है, कहते हैं कितना बताएं, अब कितनी शिकायत करें, क्योंकि शिकायत पे काम नहीं होता है। यूजुअली SMH अस्पताल में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनका तो सबको मालूम है वो 2 घंटे के शिफ्ट पे रहते हैं, ज्यादा उनको काम करने की जो है तकलीफ नहीं दी जाती है। एक वो हो जाता है क्योंकि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है फैकल्टी का अगर वो कहीं अवेलेबल नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो सही तौर पे ट्रीटमेंट किया जा सके। सारा बरोस जो है काम है वो जो वहाँ पे जूनियर्स हैं उनके हवाले रखा होता है, और जूनियर्स की वजह से ये है कि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक पॉजिटिव वहां से आ सके। और उसके बाद मैन एंड मशीन, मैन की बात जब आ जाती है तो उस पर फैकल्टी में या बाकी जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से पोस्ट खाली, उनको फिलअप करने के लिए भी सरकार ने कोई कोशिश नहीं किया। और फिर उस वैकेंसी के बाद सबसे बड़ा दूसरा सवाल आ जाता है कि मशीनरी का क्या हाल किया गया है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आम लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि डिलिबरेटली वहाँ की मशीनरी को ख़राब किया जाता है, और उसमें लोग चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि
क्यों आए अक्सर रोज यहाँ की मशीनरी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने मशीनरी जब दोनों ख़राब तरीके से चल रही हो तो फिर इलाज का जो आउटकम है वो प्रोडक्ट है वो बहुत कम हो सकता है। और ये सिर्फ SMS अस्पताल का है नहीं, एक्चुअली बदकिस्मती है कौम की, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम में से है, तो जैसी कौम वैसी एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, ये डॉक्टर भी हम में से, तो जैसे कौम वैसे डॉक्टर भी होंगे। ऐसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट हमें नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि हमारा जो अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनाने से हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। मैं आपको एक ताज़ा मिसाल दे दूं, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का वादी लोलाब का दिवर का गांव है, और दिवर के गांव में 16 लोगों की तनख्वाह सैलरी विड्रा की जाती है। वहाँ का CHC है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ का हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर के अंडर आते हैं, 16 लोगों की सैलरी विड्रा की जाती है, लेकिन वहाँ पोस्ट कोई नहीं है। पोस्ट हैं ऑन रिकॉर्ड पोस्ट हैं, लेकिन ड्यूटी किसी की वहाँ पे नहीं लगाई है। एक डॉक्टर लास्ट ईयर जब वहाँ पे लोगों ने हल्ला किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, एक डॉक्टर भेजा गया और फिर 5-6 महीने के बाद जैसे गाँव के लोग चुप हो गए तो डॉक्टर को दोबारा ले गया वहाँ पे। तो वहाँ के हवाले से अब ये बताया जाए, वहाँ जो रिपोर्ट आया कि ये जो है डिफंग हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डिफंग नहीं होगा तो और क्या होगा, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। एक बिल्डिंग बना रखी है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, साथ में 5-10 लोगों को वहाँ पे ड्यूटी है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगाई। तो ये सिस्टम है, और उसमें ये है कि वहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे टॉप में से, क्योंकि जब कुछ दिया जाता है तो कुछ लिया भी जाता है, तो ये देने और लेने वाली बात भी होती है। हमारे SMS अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स पर भी लेने और देने के इल्ज़ाम लगते कि कहीं ना कहीं वो प्राइवेट प्रैक्टिस का जो सरकार को ने कहा था कि हम पाबंदी लगाएंगे, उस पर भी अभी तक रोक नहीं। और अगर 2-3 डॉक्टर्स को उस पर रोक लगने के बाद थोड़ा सा इबरत का मौका बनाया जाता, पकड़ा जाता और दिखाया जाता कि प्राइवेट प्रैक्टिस करे और वहाँ से लाखों रुपए की सैलरी लेते, तो शायद दूसरे संभल जाते। लेकिन ये वाइट कॉलर लोग हैं, इनके कनेक्शन बड़े ऊंचे हैं, तो इन पे अभी तक कोई छापामारी नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बुरी खबर है, हमारे नौजवानों में अब डायबिटीज, शुगर के केसेस का जो रुझान है वो बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो डायबिटीज़ के अब देखने को मिल रहे हैं, और सरकार को यूँ कह सकते हैं कि हमारी पूरी J&K को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। और पहले यूजुअली हमारे कहता था कि बुढ़ा हो गया, 50, 60, 70 का हो गया तो इसको डायबिटीज का खतरा हो सकता है, लेकिन अब जो है हर तीसरा आदमी जो है वो डायबिटीज का शिकार लगता है, अंदाज़ा लगता है। और जब एक्सपर्ट से बात की जाती है तो वो सब यही कहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, वो चिकनाई वाला वो जो खाना खाते हैं, मशरूबात खाते हैं, और गैर वो जो मेयारी आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी बात एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी वजह से डायबिटीज़ जो है अब नौजवानों में हो चुका है। हमारे नौजवान या तो स्कूटी पे बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, तो जब उनमें चले नहीं, पैदल तो चले कहीं नहीं, तो उनको डायबिटीज़ नहीं होगा तो और क्या होगा। तो साहिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे में, हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, और डायबिटीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और हाँ, महीने में एक बार नहीं तो 6 महीने में एक बार अपना टेस्ट जो है डायबिटिक ब्लड वगैरह ये कर लीजिएगा, करा लीजिएगा, इससे आपकी सेहत का अंदाज़ा हो जाता है। तो टेस्ट वगैरह कर लीजिएगा। ये सरकार भी कभी कभी टेस्ट करवा देती थी, अब वो भी वहाँ पे शायद बैकफुट पे चली गई है। अब अगर आप सरकार नहीं करवा रही है तो खुद ही जाइएगा अपनी लैब से, प्राइवेट में कहीं पे, तो एक टेस्ट महीने में 6 महीने में करवा लीजिएगा। आपका डायबिटिक जो है उसका ख्याल रखने, क्योंकि डायबिटिक बहुत खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल, जहाँ महकमा सेहत की बात कर रहे थे और उसके साथ साथ सेहत की भी बात कर रहे थे, सनम कह रहे थे कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और नौजवानों को चाहिए कि वो खासकर अपने सेहत पर ध्यान दें, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो नौजवान ही है, वो अच्छा सेहतमंद माशरा, हमारा सेहतमंद माशरा तश्कील हो सके। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो खेलों की भी बात आ जाती है, और खेलों पर काफी जोर दिया जा रहा है मरकजी सरकार की जानिब से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, और मकसद यही है कि मंशियात से बच्चों को दूर रखा जाए, और उसके साथ साथ जो दूसरे काम है उनसे भी उनको दूर रखा जाए। खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया की तैयारियों के हवाले से अब मुतल्लिका महकमा की जानिब से जायजा मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले साल के पहले ही माह से ये खेलो इंडिया खेलों के तहत जो मुख्तलिफ खेलों का इनकाद गुलमर्ग और दूसरे मुकामात पर किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके के इंतजामात है, तैयारियां है, जायजा मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है बहुत अच्छा, हमारे नौजवानों को कहीं न कहीं एक मौका फराम किया गया है, और इसमें सेक्रेटरी जो यूथ
सर्विसेज हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स हैं सरमद हाफिज, उनके साथ साथ जो बाकी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े लोग हैं उनका एक क्रेडिट भी जाता है। और कल भी एक मीटिंग हुई थी, पार्लिमानी मीटिंग जो है, और इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के शेड्यूल के हवाले से कल बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग में जायजा लिया गया। और विंटर गेम्स है, इस वक्त मौसम है और इस मौसम में जम्मू कश्मीर के हवाले से विंटर गेम्स का मौसम है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो अफसरान हैं, वो एक इस खेलो इंडिया में जम्मू कश्मीर के एक तो विंटर गेम्स है जिनमें अब की बार सरकार ये भी कह रही है कि वो विंटर गेम्स को सोनमर्ग तक ले जाएगी। पहलगाम में हमारी विंटर गेम्स होती रहती हैं, उसके साथ साथ सोनमर्ग में ज़्यादा होती हैं, बड़े पैमाने पे सोनमर्ग में होती है। पहलगाम में भी हल्का फुल्का शुरू किया जा चुका है, अब की बार सोनमर्ग में भी लेने का प्रोग्राम है। और इन खेलों को उन वर्जिन एरियाज तक ले जाने की भी सरकार का जो प्रोग्राम है वो ले रही है। बात करेंगे, सरकार का मानना है कि जिस तरीके से ये खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम के तहत गुलमर्ग से हमने शुरुआत गुज़श्ता बरस किया था, और ये चीज़ें हैं कि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी जो यहाँ पर आए और यहाँ के मुकामी जो खिलाड़ी है मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक तो उन्हें तजुर्बा होगा इन खिलाड़ियों के साथ जब इनके खेल होगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा हमारे सयाहत जो है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब खिलाड़ी आते हैं तो खिलाड़ियों के साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो यहाँ के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, टूरिज्म तो हमारा बेस है ही, लेकिन उसके साथ साथ यही है कि हमारा जो नौजवान है, फोकस हमारा नौजवान पे है, क्योंकि खेलेगा दौड़ेगा तो तभी तो वो सेहतमंद रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो हमारे नौजवान यूजुअली मोबाइल के दौर में आज जो है ज़्यादातर बच्चे जो हैं मोबाइल के साथ ही लगे रहते, तो उसमें सरकार के ये प्रोग्राम है इन्हें मैदान तक ले जाना, क्योंकि आज की डेट में बच्चे को वालिदैन बचपन में ही हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो जब उसको मोबाइल की लत लग गई तो वो बाहर निकलता नहीं, वो कमरे में बैठा रहता है, सुकड़ जाता है, उसकी टांगें जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस कमज़ोरी से निकालने के लिए खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है बहुत शानदार प्रोग्राम है, और नौजवानों को, बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, तरगीब आप देनी चाहिए। पहले ज़माने में वालिदैन बच्चों को पकड़ के लाते थे कि आओ भाई अंदर आओ, पढ़ो सबक, अपना किताब पढ़ो, लेकिन वो वक्त वो था। आज की डेट में बच्चे बाहर ही निकलने देते नहीं, वो एक तरह से किताब भी पढ़ते हैं, जबकि आपका फिजिकल जो है बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बचपन की जो ग्रोथ होती है, जो उम्र जिस उम्र में ग्रो होना है, उस उम्र में वो एक जगह बैठे रहेंगे तो बच्चों में ग्रोथ होगी नहीं, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ तो बाद की बात है, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसमें खेलो इंडिया का एक बहुत प्रोग्राम है, और अपने बच्चों को तरगीब दीजिए, बाहर निकालिए उनको, और उन्हें खेलने की तरफ राग़िब भी कीजिएगा, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है। जितना आपके बच्चे को करिकुलम में पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेल भी ज़रूरी है, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी अंग्रेज़ों ने कहा है, और अगर इसको मैं कहूँगा उर्दू तर्जमा करके तो सेहतमंद दिमाग सेहतमंद बॉडी में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। और बिल्कुल, जब खेलकूद की बात हो रही है, और सनम जिस तरीके से कह रही थी कि मंशा क्या है सरकार का कि नौजवानों को किस तरीके से मजबूत रखा जाए और ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा जो है उस पर कितना ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खेलो इंडिया खेलों पे जब इतना जोर दिया जा रहा है और इतने रकूमात खर्च किए जा रहे हैं ताकि जो मकसद है इसका उस मकसद तक हम पहुँच पाए, लेकिन उसके साथ साथ खेलो इंडिया खेलों के साथ साथ जो खेल कूद के बुनियादी ढांचे जम्मू कश्मीर के अंदर है और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर है, क्या वो मजबूत है? क्या नौजवान खिलाड़ियों को खेलने के लिए आसान तरीके मुहैया किए गए? इस पर भी बात होगी, क्योंकि छतरगुल और त्राल इलाके की दो अहम खबरें हैं, खेल के साथ ही दोनों जुड़ी हुई है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं और भी खबरें रहेंगी सलाम जगह में।